नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जब भारत जोड़ो पदयात्रा कर 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलकर महाराष्ट्र में, केरल, तमिलनाडु होते, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विदर्भ में जब अपनी यात्रा के साथ चल रहे हैं, उसी समय उस परिवार को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे देश स्तब्ध रह गया। खबर यह है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी के हत्यारों की सजा माफ करते हुए उन सभी को बरी कर दिया। कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत के जनमानस के जो मन को ठेस पहुंची थी उसका ख्याल सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं लिया। तो स्टैलिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के और डीएमके के सुप्रीमो हैं और डीएमके कांग्रेस के साथ है, उन्होंने जरूर इस बात की खुशी जाहिर की कि नलिनी को बरी किया गया। मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी जी ने भी नलिनी को माफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है उसकी क्या गलती, उसे क्यों सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वो भी माफ करते हैं। प्रियंका गांधी ने भी एक बार जरूर इस बात को कही थी कि वो भी अब उन हत्यारों को माफ करना चाहती है। राजीव गांधी एक तूफान भारत की राजनीति में। आज यदि हम आपसे मैं बात कर रहा हूं, रूबरू कर रहा हूं, तो उसकी देन राजीव गांधी की है। ना कंप्यूटर आते, ना फिर एक क्रांति होती, डिजिटल क्रांति होती, और आज मैं नागपुर हूं और यहां से फिर कार्यक्रम में वैसे ही शरीक होता हूं जैसा दिल्ली से हूं। एक छोटे से बैग में आप अपना स्टूडियो लेके चल सकते हैं। ये सब राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी जब चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु गए, वहां उन्होंने श्री पेरंदपुर में 21 मई 1991 की बात है ये, श्री पेरंदबुदूर में वो सभा को एड्रेस कर रहे थे। तब धनु नाम की एक आत्मघाती आतंकी थी जिसका नाम तेनोमोजी राजरत्नम था, लंकन थी, श्रीलंकन थी, एलटीटीई की एक्टिविस्ट थी, बाद में पता पड़ा। वो उनको हार पहनाने के बहाने से उनके पास गई, पत्रकार के कोटे में उसकी एंट्री हुई थी और वहां उसने आत्मघाती वो जो बम था उसको उड़ा दिया, जिसमें काफी लोग मारे गए। राजीव गांधी भी मारे गए, 16 लोग मारे, 45 जख्मी हुए। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने 26 लोगों को फांसी दी। 1999 में 1999 में सुप्रीम कोर्ट में उन 26 में से 19 को बरी किया। नलिनी, मुरुगन, संथन, पेरारी वलन को फांसी की सजा बरकरार रखी। रविचंद्रन, रॉबर्ट, पायस, राज जय कुमार, इनको उम्र कैद की सजा हुई। नलिनी को बाद में राज्यपाल ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी और 2011 में जो बाकी फांसी वाले थे, राष्ट्रपति ने दया की याचिका उनकी कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले 18 मई को पेरारी वलन को रिहा किया था और जब पेरारी वलन को जिस बिना पे रिहा किया, वही कारणों के चलते बाकी लोगों को भी रिहा करना चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय को लगा और सर्वोच्च न्यायालय ने रिहा किया। हाल ही में जब ऐसे डिसीजंस आते हैं तो कई बार समाज में लगता तो है कि ऐसा कैसा हो गया है, लेकिन मानवता की दृष्टि से यदि न्यायपालिका की तरफ से देखा जाए तो कई बार लगता है कि न्यायपालिका ने गलत किया भी नहीं। ऐसा ही एक यूथ कांग्रेस के नेता था सुशील कुमार, उसने अपनी प्रेमिका की हत्या की थी और उसका शव को काट के तंदूर में जलाने का प्रयास किया था, जो तंदूर कांड के नाम से दिल्ली में फेमस है। उन्हें फांसी की सजा हो गई थी और कई सालों तक जब आप उनको फांसी देते ही नहीं तो जो फांसी की सजा पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो रोज मरता है। उसकी मनोदशा को देखते हुए शायद सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि उसने अपनी सजा तो पूरी पा ली है, जिसको रोज मरना है, रोज जिसको फांसी हो रही है, उसे भी रिहा किया गया।
कई बार ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ विचाराधीन कैदी जो होते हैं 8-8 9-9 साल तक कैद में रहते हैं और फिर उसके बाद में उनको बरी किया जाता है, तो उनके 9 साल के कैद का हिसाब कोई नहीं देता। न सरकार देती है, ना उनको गलत अंदर रखने के लिए कोई किसी को अकाउंटेबल किया जाता है, ना किसी अधिकारी की सजा होती है। हाल ही में संजय राउत को जो जमानत मिली ईडी की, उस जमानत के निर्णय में इस बात को रेखांकित किया जज देशपांडे ने कि जब से ये पीएलएमए का कोड बना है तब से कोई निर्णय हुआ नहीं आज तक, क्योंकि ईडी सिर्फ रेड करती है, अरेस्ट करती है, लेकिन चार्जशीट फाइल करने में और सजा दिलवाने में ईडी की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती, मुकदमा चलवाने में ईडी की कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि संजय राउत और प्रवीण राउत को तो पकड़ना ही नहीं चाहिए था, उनको अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके खिलाफ केस ही नहीं बनता, और जिन वाधवान ब्रदर्स के खिलाफ केस बनता है उन्हें ईडी ने अभी तक हाथ नहीं लगाया। ऐसे सीबीआई का प्रोसिक्यूशन है। एक दलित का घर जलाया गया फरीदाबाद में, सालों सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इतना लीचड़ तरीके से केस कोर्ट में पेश किया कि आरोपी बरी हो गए, केस बंद हो गया, लेकिन उस दलित के हत्यारा कौन और वो कहां घूम रहे हैं। हाल ही में एक बहुत ही घटिया किस्म का, मतलब जिसको बोलने में भी शर्म आए, बताने में भी रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसा एक उत्तराखंड के लड़की के साथ 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, और उस बलात्कार के बाद जिस हिसाब से तेजाब डाल के उसकी आंखें जलाई गई, चेहरा जलाया गया, उसके गुप्तांग में शराब की बोतलें और क्या क्या सोच भी नहीं सकते। हत्या भी इतनी दर्दनाक हत्या की। उसके आरोपियों को फांसी की सजा हो गई, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने, लेकिन फिर उसके हत्यारे कौन है इसके बारे में सब मौन है। राजीव गांधी के हत्यारे छूट गए, 30 साल तक वो अंदर थे, सब अपनी जगह पे सही है, क्योंकि बिल्किस बानो के बलात्कार करने के वाले भी जब रिहा होते तो उनका स्वागत किया जाता है और अच्छे चाल चलन के लिए उनको रिहा किया जाता है। ये बात अलग है कि जब वो पेरोल पे आए थे तब भी उनके केसेस लगे थे, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट को उनको बरी करवाना था, चुनाव का मामला था शायद, तो मुसलमान का खेल है। तो सर्वोच्च न्यायालय को यह भी देखना होगा कि इतने साल तक मामले लंबित क्यों रहते हैं। फांसी की सजा जब होती है किसी को, जब राष्ट्रपति के पास दया की याचिका जाती है, तो सालों वो याचिकाएं क्यों पड़ी रहती है, क्यों गृह मंत्रालय वो राष्ट्रपति के पास तुरंत भेज के रफा दफा क्यों नहीं करते। फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायालय ने जब उसको दे दी है, हाईकोर्ट की सजा बरकरार रखी है, उसके बाद दया की याचिका, इसके लिए मात्र 1 महीने का प्रावधान होना चाहिए और 1 महीने में फांसी देकर नक्की हो जाना चाहिए। बलात्कारी छूट जाते हैं, जब फांसी के हत्यारों को सजाएं माफ होती है तो फिर समाज में भय समाप्त होता है कानून का। निर्भया हत्याकांड होने के बाद भी सरकार ने कई कानूनों में प्रावधान बदले हैं, नई अमेंडमेंट किए हैं, लेकिन क्या बलात्कार कम हुए? निर्भया हत्याकांड के सिर्फ 10 महीने पहले यह बलात्कार कांड हो गया था जिसके आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय ने बरी किया। उसके बाद फिर एक बलात्कार हुआ 2 दिन पहले इसी प्रकार का, क्योंकि अब बलात्कारियों को कानून का डर ही नहीं रहा है, हत्यारों को डर ही नहीं रहा है। न्यायपालिका का काम न्याय देना ही नहीं है, लेकिन उस न्याय देने के पूरे प्रोसेस में यदि कानून का डर समाप्त हो जाए और फ्री फॉर ऑल हो जाए तो फिर उस कानून का मतलब क्या रह जाता है। ऐसी कई चीजें हमारे न्यायपालिका को भी सोचना होगा। मानवीय पहलू सर्वोपरि होता है, लेकिन क्या किसी बलात्कारी को अपना वंश बढ़ाने के लिए अपने पत्नी के साथ रहने के लिए पैरोल मिल सकता है? क्योंकि उसके पत्नी का तो ख्याल न्यायपालिका को है, लेकिन जिस लड़की का बलात्कार करके उसने पूर्ण रूप से जिंदगी बर्बाद की, उसका ख्याल कौन रखे? यदि वो अपने पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए पेरोल पे भी आता है, शादियों में भी पेरोल पे आता है, माँ के लिए पेरोल पे आता है, खुद के लिए पेरोल के आता है, तो फिर सजा किस बात की है? सजा के मायने बार बार पेरोल नहीं है। ये न्यायपालिका के लिए बड़ा सवाल है, ये डिबेटेबल सवाल है कि नलिनी को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उम्र कैद के मायने क्या है, इसको भी फिर से परिभाषित करना होगा। ताउम्र है या सिर्फ 14 साल है? ये तमाम चीजों को फिर से न्यायपालिका को एक दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से भी देखना होगा, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसके बारे में भी सोचना होगा। आज राहुल गांधी जो भारत जोड़ने के लिए रास्ता नाप रहे हैं, रास्ते रास्ते घूम रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं,
आज ये इस खबर सुन के उन्हें क्या लगा होगा, क्योंकि मेरे भी पिता हुआ करते थे और मैं भी एक बेटे का पिता हूं। पिता होने के मायने और बेटे होने के मायने, दोनों मायने मैं जानता हूं। आज इतना ही। नमस्कार, फिर आता हूं किसी विषय के साथ।